साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विनायक दामोदर सावरकर के जीवन से जुड़े हुए एक पहलू के बारे में, जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह माना जाता है कि वे वीर हैं या माफ़ी वीर। तो इसको लेकर हमें उनके जीवन की कुछ घटनाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे कि पता चल सके कि वे वीर थे या माफ़ी वीर। साथ ही मेरे पास उनकी जो याचिकाएं थी रिहाई के लिए, उसकी 2 कॉपी भी हैं, यानी कि याचिका नंबर 2 और याचिका नंबर 6, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। उनकी भी मेरे पास कॉपी है। तो ये देखना होगा उन का अध्ययन करके कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, अंग्रेज़ों की शर्तों पर माफ़ी मांगी थी, या इनकी खुद की कुछ शर्तें भी थी। तो साथियों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ कि क्या था सच सावरकर के जीवन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सावरकर का जो अर्ली फेज़ था, यानी कि सावरकर की जो शुरुआत 1899 में मित्र मेला संगठन बनाने से, 1904 में अभिनव भारत संस्था का गठन करने, और 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी जो उन्होंने बनाई, तो इन संस्थाओं का उन्होंने गठन किया और भारतीय जनमानस को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट किया। और 1909 में उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक ऐसी किताब लिखी कि जिससे पूरे भारतीय भू क्षेत्र में क्रांति को लेकर एक उबाल सा आ गया, क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के कारण उस विजय को संभव बताया। साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ों को द्वारा की गई गलतियों को भी इस पुस्तक में खोला, जिस कारण इस पुस्तक को प्रकाशित होने से पूर्व ही इसको अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया। तो साथियों इतना सारा सावरकर द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया, जिस कारण ये इस फेज़ में वीर कहे जाने के योग्य ये अवश्य हैं। साथ ही इन्होंने जो अनंत लक्ष्मण कन्हारे एक नाम के एक मराठी एक व्यक्ति था, जिसने AMT जैक्सन की हत्या की, उसको जो भारत में पिस्तौल मिली वो कानूनी जो तरीक़ों से सिद्ध हुई कि वह पिस्तौल सावरकर ने लंदन से भारत में भेजी थी। तो सावरकर को इस केस में आरोपी माना गया, और इस केस के तहत तथा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के चलते उनको 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई। पहले भारतीय जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, और इनको 1911 में सेलुलर जेल जो हमारे अंडमान निकोबार में है, वहाँ इनको भेज दिया गया। तो वहाँ पर जो जेलर बैरी था उसके अत्याचारों के कारण इनका मन थोड़ा सा बदला कि यहाँ अत्याचारों की वजह से हो सकता है मेरी कभी जान भी चली जाए, तो क्यों ना किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकला जाए और देश सेवा के लिए कार्य किया जाए। तो देश सेवा का विचार मस्तिष्क में लेकर ये फिर याचिकाएं लिखने लगे। इनका कहना था कि हमें या तो मानवीय परिस्थितियों में यहाँ कार्य दिया जाए, या हमें भारतीय जेलों में भेज दिया जाए। और बाद की कुछ याचिकाओं में इन्होंने अपनी रिहाई के लिए भी बातें कहीं। इन्होंने यहाँ का जो कष्ट था, मेरे जो दूसरी याचिका है जैसे मैं देख रहा हूँ, इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग का काम बताया कि मुझसे नारियल की जटाएं छिलवाई जाती हैं, जिसके कारण दो माई हैंड्स वर ब्लीडिंग, मेरे हाथों से खून निकल आता था। तो ये इन्होंने बताया। ऑयल मिल, यानी कि इतना ऑयल मिल में कोल्हू में इनको काम करना पड़ा। और ये फिर आगे बोलते हैं कि मुझे जो यानी कि डेंजरस एक प्रिजनर की तरह मेरे साथ ट्रीट किया जाता था, मुझे इस तरह के काम दिए जाते थे। तो ये बाद में अपने जो द्वितीय याचिका के चौथे पॉइंट में कहते हैं, इफ़ आई वर इन इंडियन जेल्स आई वुड हैव बाय दिस टाइम अर्निंग मच रिमिशन, कुड हैव सेंड मोर लेटर्स होम, गॉड विजिट्स। यानी कि मैं लेटर्स यदि भारत की जेलों में होता तो बहुत से लेटर अपने घर भेज सकता, अपने अर्न मच रिमिशन, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिमिशन प्राप्त होता। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। कुछ अंतर इन्होंने बताया कि मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बाद इसी याचिका में ये बताते हैं कि इन द एंड आई रिमाइंड योर ऑनर टू बी सो गुड एज टू गो थ्रू द पिटिशन फॉर क्लेमेंसी। यानी कि पिटिशन फॉर क्लेमेंसी वर्ड ये जो यूज़ करते हैं, यानी कि पिटिशन यानी याचिका, क्लेमेंसी का मतलब दया, यानी कि एक तरह से ये स्वयं ही मानते हैं कि वो दया के लिए याचिका दे रहे हैं। और आगे ये बोलते हैं कि कॉन्सुलेटिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैव थ्रोन ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइन,
यानी कि जो संवैधानिक एक धारा जो सरकार ने खोल रखी, यानी कि 1909 में जो भारत में संवैधानिक सुधार हुए थे, तो वो संवैधानिक सुधारों को लेकर भी ये कहते हैं कि मुझे इन संवैधानिक सुधारों के प्रति मुझे अच्छा लगता है और मैं इन संवैधानिक तरीकों से ही भारत में कार्य करूँगा। आगे लिखते हैं, इफ़ द गवर्नमेंट इन देयर मैनीफोल्ड बेनिफिशंस एंड मर्सी रिलीज मी, आई फॉर वन कैन नॉट बी बट बी द स्टॉन्चेस्ट एडवोकेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। यानी कि स्टॉन्चेस्ट यानी कि बिल्कुल वफादार, एडवोकेट यानी कि हिमायती ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, यानी कि जो संवैधानिक जो प्रगति है उसका मैं बहुत ही वफादार व्यक्ति बनूंगा, और एंड लॉयल्टी टू द इंग्लिश गवर्नमेंट, यानी कि और इंग्लिश गवर्नमेंट के प्रति भी मैं लॉयल रहूँगा। तो इस प्रकार की इन्होंने बातें इस वाली याचिका में कही। और आगे लिखा है इन्होंने, वी आर इन जेल्स देयर कैन नॉट बी रियल हैप्पीनेस। हम जेल में हैं तब तक कोई भी वास्तविक प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। एंड जॉय इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ होम्स मजेस्टीज लॉयल सब्जेक्ट्स इन इंडिया। तो ये लिखते हैं और लास्ट में ये बोलते हैं कि मोर ओवर माई कन्वर्जन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन वुड ब्रिंग बैक ऑल दोज मिसलेड यंग मैन इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पर आना, यानी कि सरकार ने जो संवैधानिक सुधारों की पहल छेड़ रखी है, मैं भी उसी पहल से जुड़ा हुआ खुद को महसूस करता हूँ। और यदि और ये मेरा जो कन्वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन के प्रति, बहुत से जो मिसलीड हैं युवा हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पर लाने का काम करेगा। यानी कुल मिलाकर इस याचिका में वो ये कहना चाहते हैं कि पिटीशन फॉर क्लेमेंसी उन्होंने दी, यानी कि एक दया के लिए उन्होंने याचिका दी, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन के प्रति उनका एक प्रेम बड़ा है, और वो यदि इस लाइन पर चलते हैं तो बहुत से भटके युवा इन संवैधानिक सुधारों के प्रयास की ओर अग्रसर हो सकते हैं और वो क्रांतिकारी रुख अपना छोड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इस याचिका में सावरकर खुद को क्रांतिकारी विचारों से हट हटकर संवैधानिक सुधारों के समर्थक प्रतीत होते हैं, और वह जो कि ये इस प्रकार के जो सुधार थे वो अंग्रेज भारत में 1909 के अधिनियम से उन्होंने शुरू कर दिए थे। इसके बाद तीसरी याचिका उन्होंने जो दी थी 1914 में दी थी और चौथी 1917 में दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं छोड़ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन और जो मेरे साथी कैदी उन्हें छोड़ दीजिए और मुझे बिल्कुल उतनी ही संतुष्टि मिलेगी जितनी मेरी रिहाई पर मुझे मिलती। हालांकि इसके बाद जो है काफ़ी साथियों को छोड़ा गया, लेकिन सावरकर को नहीं छोड़ा गया। तो ये कह सकते हैं कि वीरता के पक्ष में कि सावरकर ने काफ़ी समय इस जेल में यातनाओं के बीच गुजारा। इसके बाद 1918 में पांचवी याचिका इन्होंने दी, और जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो जो इनके छोटे भाई थे नारायण दामोदर सावरकर, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि मेरे दोनों बड़े भाई यानी कि गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर दोनों अंडमान की जेल में हैं, आप उन्हें छुड़वाने का कुछ प्रयास करें। तो फिर इन्हीं विचारों के आधार पर सावरकर जो है एक अपनी अंतिम छठी याचिका लिखते हैं, जिसकी प्रति मेरे पास है। तो इसमें वो बताते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इंटरप्रेटेड इट इन द सेम स्पिरिट एंड हैज़ रिलीज्ड बारीन एंड हिसू एंड अदर्स। गवर्नमेंट ने मेरे ही जैसे केस में, जबकि मेरा काफ़ी हल्का केस था, गवर्नमेंट ने बारीन्द्र घोष और हेमचंद्र दास को छोड़ दिया, अन्यों को छोड़ दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार सावरकर को काफ़ी खतरनाक मानती थी और जेल में उनको किसी न किसी तौर पर रखे रहना चाहती थी। इसके बाद है कि thus interpreting the proclamation as the government has already done in the case of Barin, Hames and etc. I and my brother are fully entitled to the royal clemency in the fullest measure. इसमें वो कहते हैं कि जो रॉयल क्लेमेंसी हुआ था, यानी कि लगभग 1920 के आसपास में, 1919 में जब सरकारी घोषणा हुई थी कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन सभी को तो छोड़ दिया गया। वो कहते हैं कि सावरकर के मुझे और मेरे भाई को रॉयल क्लेमेंसी नहीं दी गई, यानी कि जो शाही जो क्षमा है वो हम लोगों के लिए नहीं की गई। इसके बाद वो लिखते हैं कि शेयरिंग दिस क्लेमेंसी बट ईयर्स बिफोर हैव आई इन्फॉर्म्ड ऑफ एंड रिटेन
to the government in my petition 1918-1914 about my firm intention to abide by the Constitution। यानी कि जो संविधान है उसका मैं उसका पालन करूँगा, ये मेरा फर्म इंटेंशन है। और ये ऐसा सब कुछ मैं 1914-1918 की अपनी पिटिशंस में भी लिख चुका हूँ। तो यानी कि इस याचिका में भी वो फिर से कहते हैं कि मैं जो संविधान के अनुसार जो विरोध करने के जो तरीके हैं या सरकार के साथ चलने की बात है वो ये स्वीकारते हैं। This is why I offered myself as a volunteer in 1914 to government when the war broke out। यानी कि 1914 में वह ये भी स्वीकारते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो वह एज ए वॉलंटियर सरकार की तरफ से लड़ने के लिए भी तैयार थे, जैसे कि महात्मा गांधी भी थे। इसके बाद अगली एक पंक्ति है, इसमें लिखा है, आई एम सिंसियर इन एक्सप्रेसिंग माई अर्नेस्ट इंटेंशन ऑफ ट्रेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ। यानी कि संवैधानिक रास्ते को अख्तियार करने की इनकी बहुत बड़ी इच्छा है, इसके प्रति सिंसियरिटी की बात भी करते हैं। इसके बाद इसी याचिका में लिखा है कि इफ द गवर्नमेंट वांट्स फर्दर सिक्योरिटी फ्रॉम मी देन आई एंड माई ब्रदर आर परफेक्टली विलिंग टू गिव अ प्लेज of not participating in politics for a definite and reasonable period that the government would indicate। जो भी गवर्नमेंट हमें बताएगी हम उस पीरियड तक पॉलिटिक्स में प्रतिभाग नहीं करेंगे। यानी कि ये पॉलिटिक्स छोड़ने की बात अपनी याचिका में करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए और वो और उनके भाई पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट न करने का प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा लेंगे। तो इस तरह से और भी इन्होंने लिखा है कि वी हैव पुट इन 10 to 11 years in jail while Mr. Sanyal who too were a lifer was released in 4 years। यानी कि हमको 10-11 साल हो गए यहाँ रखे हुए, जबकि सान्याल जो भी वो भी उम्र कैदी थे लेकिन उनको मात्र 4 वर्षों में ही छोड़ दिया गया। तो इस पंक्तियों में वही अभी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो है इनकी जो पंक्ति में पढ़ रहा हूँ, आई बैग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटफुलनेस फॉर द रिलीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव बीन रिलीज फ्रॉम अंडमान्स एंड फॉर द पार्शली ग्रांटिंग माई पिटिशन ऑफ 14 and 18। यानी कि 1914-1918 में जो उन्होंने लिखा था कि हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए, हमें ना छोड़ा जाए तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि चलो ये तो ठीक रहा कि अंडमान से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मेरी याचिकाओं के बाद छोड़ा गया। तो ये भी एक वीरता की बात रहेगी कि उन्होंने यह अपनी छोड़ने के स्थान पर औरों के छोड़ने की बात को भी काफ़ी हृदय से लगाया। और लास्ट में इस याचिका में जो छठी याचिका है 1920 में ये लिखते हैं कि द ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ early life all but too soon blighted have constituted so painful a source of regret to me that a release would be a new birth and would touch my heart sensitive and submissive to kindness too deeply as to render me personally attached and politically useful in future। तो politically जो usefulness है वो बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जो मैं रास्ता अख्तियार किया हुआ था उस छोड़ने के बाद और ये मुझे जो जेल से छोड़ा जाएगा, रिलीज वुड बी अ न्यू बर्थ, एक नए जन्म के समान होगी एंड पॉलिटिकली यूज़फुल इन फ्यूचर, और ये फ्यूचर में पॉलिटिकली यूज़फुल रहेगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं इस याचिका में सावरकर ये कहना चाहते हैं कि वह सरकार की हर शर्त को मानने को तैयार हैं, कि वो राजनीति नहीं करेंगे, वो उनके जो क्षेत्र है, दायरा है, जहाँ वो कहेंगे वहाँ उस प्रकार रहेंगे और उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ इसमें बताने की कोशिश की है। अगर देखा जाए कि उनका जो उद्देश्य था कि जेल से बाहर निकलने का, कि भारत माता की सेवा करने का, और 1921 में लगभग वो जो है भारत लाए गए कलकत्ता के अलीपुर जेल में। उसके बाद वहाँ से उनको रत्नागिरी जेल में लाया गया। 1923 में उन्होंने वहाँ पर हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी और उसके बाद वहाँ से उनको रत्नागिरी जो जेल थी फिर उनको
1924 में वहाँ से नज़रबंद ज़िले में कर दिया गया, उस जेल से उनको बाहर अवश्य कर दिया गया। तो जेल से बाहर आने के बाद उनको रत्नागिरी ज़िले में ही रहना था, जिस कारण वे अपनी सीमाओं से बंधे थे। लेकिन अब ये जो सावरकर के विरोधी हैं वो ये बात उठाते हैं कि उनको ऐसे अंग्रेज़ों की क्या विशेष जो वादे किए थे उनके साथ जुड़े रहने की पड़ी थी, कि वो चाहते तो जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन चला सकते थे, कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो उस समय चल रही थी बिस्मिल के साथ और जो है अशफाक उल्लाह, ये सभी थे, तो उसी प्रकार की गतिविधियाँ चला सकते थे। तो यहाँ पर उन पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लग जाता है कि सावरकर जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेज़ों से किए गए वादे से बिल्कुल जुड़े रहे और उनका पूरा पूरा पालन करते रहे और वह अपनी ऊर्जा को हिंदुत्व में खर्च करते रहे। तो जिनके मानक ये हैं कि हिंदूवाद का प्रसार हो, तो उनके लिए सावरकर 1923 के बाद वीर अवश्य कहे जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि सावरकर जेल से बाहर आने के बाद, यानी कि 1924 में जेल से बाहर आने के बाद नज़रबंद में यदि 1937 तक अवश्य रहे, लेकिन वे अपने तरीके से काम कर सकते थे, यानी कि जो देश की स्वतंत्रता के लिए बात करता है कि उन्होंने छूटने के बाद 1924 के बाद उन्होंने देश के लिए क्या किया, तो यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने देश के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन अपने धर्म, अपने वर्ण, जातियों के लिए, उनकी एकता के लिए काफ़ी काम किया। लेकिन देश के लिए काम इस 1924 से लेके 1937 या कह सकते हैं 1947 तक देश के लिए कोई विशेष काम उनका देखने को नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सावरकर के जीवन के शुरुआती चरण यानी कि 1911 तक के चरण को यदि देखता है, तो निश्चित रूप से यहाँ तक तो सभी सहमत हैं कि वे वीर की उपाधि से विभूषित हैं। और 1911 से लेके जो उन्होंने 1921 तक, यानी कि 10 वर्षों के अंतराल में जो 6 याचिकाएं जो दायर की, वो दया याचिकाएं ही थी, क्योंकि वो उसमें स्वयं कहते हैं कि पिटीशन फॉर क्लेमेंसी। तो इस पर मुझे लगता है कोई बहस वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सावरकर स्वयं इस चीज़ को मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अंग्रेज़ों की शर्त पर अंग्रेज जैसे कहेंगे पॉलिटिकली सावरकर को कोई काम करना है या नहीं करना है, तो इस प्रकार की शर्तें भी सावरकर मानेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सावरकर ने जो याचिकाएं दी वो एक प्रकार की वैधानिक अधिकार अवश्य थे, लेकिन वो दया याचिका के तौर पे थी कि वे अंग्रेज़ों की शर्त पर स्वयं को बाहर आने के लिए वो मानने को तैयार थे और इस उम्मीद में थे कि बाहर आकर वो देश के लिए काम करेंगे। लेकिन उन्होंने देश के लिए न काम कर हिंदुत्व के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता के लिए कार्य किया और जो जाति प्रथा थी उसके लिए, उसके बंधनों को तोड़ने के लिए काम किया। लेकिन जो देश की स्वतंत्रता के लिए था, वो वाला जो एरिया है वो उनसे अछूता रहा। तो कह सकते हैं कि इन्होंने 1924 से लेकर 1947 तक देश की स्वतंत्रता के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। हालांकि एक चर्चा अवश्य रहती है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ये कहा था कि वे विदेशों से भारत पर आक्रमण कराएं। तो ये कुछ कुछ किताबों में है और ये ठीक भी है, क्योंकि एक जो रास बिहारी बोस जब जापान में थे तो एक दाइची कर एक पत्रिका थी जिसमें रास बिहारी बोस ने सावरकर की जीवनी को भी लिखवाया था, उनकी वीरता के उसमें चर्चे भी किए थे। और हिंदू महासभा की एक संस्था जापान में भी सावरकर ने खुलवाई थी और रास बिहारी बोस का उस संस्था से जुड़ाव भी था। तो कह सकते हैं कि सावरकर ने जो आज़ाद हिंद फौज के गठन में जो सुभाष चंद्र बोस को जो विचार दिया, उसके लिए सावरकर जरूर प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए कि 1924 से 1947 के बीच में उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या कार्य किए, तो वहाँ पर ये कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने किसी आंदोलन में प्रतिभाग किया। तो साथियों, अंतिम रूप से मैं यह स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को कि सावरकर वीर थे या माफी वीर। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वे यदि आप की दृष्टि धार्मिक और स्वतंत्रतावादी है, दोनों मिलाकर है, तो वो आपकी दृष्टि में वीर कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रतावादी के तौर पर 1911 तक काफ़ी बड़े प्रयास किए और फिर धर्म के लिए उन्होंने 1923 के बाद हिंदुत्व पुस्तक लिखकर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया। और यदि आप केवल संपूर्णतः रूप से स्वतंत्रतावादी के तौर पर सोचते हैं कि देश के लिए उन्होंने क्या किया,
तो वहाँ आप पाएंगे कि वो वीर ना हो करके वो माफ़ी वीर ही थे, क्योंकि बस उनका उद्देश्य जेल से बाहर निकलने का था और अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी आंदोलन ना करने का था। इस कारण अभी माफ़ी वीर कहे जाएंगे। तो अभी आप सबके ऊपर है कि आप किस दृष्टि से सावरकर को देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।